हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? वेरी फाइन। आशीष यादव जी, मुदित जी, आशीष पांडे, ठीक, और सारे बच्चे, रितिका, भव्या, सो संस्कार, है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर फॉलोइंग मी एंड दे आर कंटिन्यूसली आस्किंग सर अगला चैप्टर कौन सा होगा। ठीक, तो देखो अगला चैप्टर, पहले मैंने ऑर्गेनिक की सीरीज़ शुरू की है ना, ऑर्गेनिक मिशन भी चल रहा है। तो देखो उसमें 2 ही चैप्टर हैं ना, एल्कोहल फिनॉल्स के बाद एल्कोहल फिनॉल्स चल ही रहा है, कई लेक्चर्स में आ भी चुके हैं, तो इट विल नॉट टेक लॉट ऑफ टाइम। तो मैं ये चैप्टर लेकिन अब फिनिश करके ही हटने वाला हूँ। इस चैप्टर का मैं पूरा थ्योरी और न्यूमेरिकल्स धीरे धीरे बनाता रहूँगा, न्यूमेरिकल्स वो आपको मिलता रहेगा। और ये जो 5:15 की टाइमिंग हम लोगों ने फ़िक्स किया है, ये मैं चाहता हूँ कि एकदम पक्की हो जाए, है ना, मतलब 5:15 मीन्स केमिस्ट्री। ठीक है, तो प्लीज़ आप सभी, रिकॉर्डेड वीडियो इसलिए है कि आप लोग बाद में देखें, ना कि उसको तुरंत देखें। मतलब कहने का मतलब जैसे कि बहुत दिन हो गया, कोई कंसेप्ट मिस कर रहा है, ये नहीं कि हाँ चलो अभी देख नहीं पाया रिकॉर्डेड, नहीं, उस टाइम पे देखो मैं अगर टाइम कंज्यूम कर रहा हूँ, एक्टिव हूँ, सो प्लीज़ बी देयर एवरीवन, है ना। क्यों मैं एक्टिव हूँ? इसलिए एक्टिव हूँ क्योंकि आप लोग जो है ताकि डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ राम सर, सभी का वेलकम है और होप पेन कॉपी के साथ बैठे। देखो आज मैं लिख करके लाया हूँ ताकि टाइम कम लगे और चीज़ें हम लोग ज़्यादा कम समय में कवर कर पाएँ। स्पेशली एप्लीकेशन था तो हमने कहा ये थ्योरी पार्ट है तो इसको लिख लेता हूँ, और बाकी जो है इसके बाद का एक टॉपिक और कोशिश करूँगा आज पढ़ाने की। चलिए सबसे पहला बेटा एप्लीकेशंस, है ना, पहला टॉपिक है आपका एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, क्योंकि हेनरी में हम लोगों ने सारी चीज़ों को कवर कर लिया था। याद है ना सभी को हेनरीज लॉ क्या होता है? ठीक, partial pressure is directly proportional to the mole fraction, remembering solubility of gas at a constant temperature, solubility of gas is directly proportional to the partial pressure of gas। जितना ज़्यादा आप प्रेशर बढ़ाते हो उतनी solubility होती है, लेकिन up to equilibrium। तो चलिए हम कुछ limitations की भी बात करेंगे और कुछ उनके applications की भी बात करेंगे। ठीक, ध्यान दो, सबसे पहला एप्लीकेशन ये वाला आपको दिख रहा है, इसको मैं सबसे लास्ट में लेता हूँ। ठीक है, अभी हम ले रहे हैं ये सेकेंड एप्लीकेशन। ठीक है, ध्यान दो, मैंने बताया था बॉटल्स आर शील्ड अंडर हाई प्रेशर, बताया था ना सभी को। कौन से बॉटल्स? सोडा वाटर हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए। तो ये सब जो होते हैं, क्यों बेटा, इन सब में कार्बन डाइऑक्साइड जो आप करते हो ना, कभी देखो कोल्ड ड्रिंक ऐसे ऐसे सेक करो। ठीक है, पहले समझाऊंगा, देखो तुरंत अभी बोर्ड का तो आप लोग इसको एक स्क्रीनशॉट ले ही लो पहले, है ना, ताकि आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, ले लिया? हाँ, आराम से नोट करिएगा। ठीक है, अभी समझ लेते हैं हर एक एप्लीकेशन को। मैंने क्या कहा? सबसे पहला एप्लीकेशन कि जो ये क्या कहते हैं, हाँ, बॉटल्स होते हैं किसके? सोडा वाटर के, सॉफ्ट ड्रिंक्स के। तो इसमें मैंने कोल्ड ड्रिंक एग्जांपल लिया था। तो कोल्ड ड्रिंक में होता क्या है बेटा, आप कभी ऐसे सेक करते हो तो बड़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ काफ़ी सॉल्युबल गैस है जो कि एक साथ में क्या किया, आपने प्रेशर रिलीज किया। मतलब क्या किया आपने ढक्कन खोला तो प्रेशर कम ना हो गया, क्योंकि वो शील्ड था अंडर हाई प्रेशर, तो प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो वो गैस सारी एक साथ में, क्योंकि आपने प्रेशर बड़ी तेज़ी से वो कर दिया, तो एक साथ में सारी गैसेस निकलती हैं, इसलिए काफ़ी ऊपर तक जाता है। जितना आप सेक करके करते हो उतनी तेज़ी से वो ऊपर जाता है। ठीक है, तो इसका रीज़न यही है बच्चों। ठीक, सो फॉर द मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, बॉटल्स ऑफ आइदर कोल्ड, है ना, आइदर सॉफ्ट ड्रिंक्स, बिकॉज इसमें सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, सोडा वाटर सील्ड अंडर हाई प्रेशर। क्लियर? तो ये आपका जो है एप्लीकेशन नंबर सेकंड हो गया। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट और एप्लीकेशन नंबर थर्ड। ठीक, तो ध्यान दो, एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने तो बहुत छोटे में लिख दिया है, बट ये एप्लीकेशन है बहुत बड़ा। ठीक है, तो हम पहले समझाते हैं आपको। ठीक है, समझाएंगे कैसे, समझो भाई। एप्लीकेशन नंबर सेकंड मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, फर्स्ट की बात करते हैं। जो डीप सी डाइवर्स होते हैं बेटा, जिनको कहते हैं गोताखोर, है ना, जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, जब वो जंप करते हैं। ठीक है, पहले लैंग्वेज पढ़ दूँ, लैंग्वेज पढ़ देता हूँ। देखो क्या लिखा है, टू मिनिमाइज द पेनफुल इफेक्ट, है ना, पेनफुल इफेक्ट्स अकम्पनिंग एग्जैक्टली द decompression of deep sea divers, oxygen diluted with soluble helium gas is used
एज अ ब्रीदिंग गैस, ठीक है। तो अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये तो भाई देखो एग्जाम में लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, बट समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीज़ें और समझनी पड़ेंगी, ठीक है। मैं कहानी की तरह रिलेट करता हूँ। जो डीप सी डाइवर्स होते हैं जब बेटा वो जंप करते हैं, ठीक है, कहाँ जंप करते हैं बोलो भाई, सी में। तो जंप करने से क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, क्लियर। जंप करने से क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। अब समझो, और आपको पता है एटमॉस्फेयर में फ्री की नाइट्रोजन गैस अवेलेबल है, तो प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, जो गैसेस हैं, है ना, बहुत तेज़ी से गैस की सॉल्युबिलिटी जो है बढ़ती है। तो वो जब अंदर जाते हैं, यानी जब वो जंप करते हैं, जंप करके अंदर जाते हैं, तो प्रेशर बढ़ने की वजह से ये जो नाइट्रोजन गैस है बड़ी तेज़ी से जो है सॉल्युबल होने लगती है। मतलब कि ये आपका जो है वेन्स में, है ना, जिसमें आपका ब्लड जाता है, उसमें क्या होता है, वो जा कर के वहाँ पे ऑक्यूपाई करने लगती है, यानी सॉल्युबिलिटी उनकी बढ़ने लगती है, ठीक, क्लियर हो गया। अभी हम बताएंगे वो रिएक्टिव होती हैं कि नहीं रिएक्टिव होती हैं गैसेस। जब डीप सी डाइवर्स जंप किए तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। सॉल्युबिलिटी बढ़ी किसकी बेटा, जो ज़्यादा अमाउंट पे होगा वो ज़्यादा आपका सॉल्युबल हो जाएगा। तो आपका नाइट्रोजन आपका क्या हो गया, वेन्स में जाकर के ऑक्यूपाई हो गई, ठीक, वहाँ पे जाकर के फुलफिल हो गई। अब क्या होगा प्रॉब्लम, अब जब वो डीप सी डाइवर्स बाहर आएंगे तो प्रेशर रिड्यूस होगा, वही जैसे मैंने कोल्ड ड्रिंक का बताया। अब प्रेशर अगर कम होगा बेटा, रिड्यूस होगा, तो वो गैसेस क्या होंगी, निकलना चाहेंगी, समझो। तो जब एक साथ में क्या, जब वो अचानक से जब बाहर आएंगे तो क्या होगा, एक साथ में वो सारी की सारी गैसेस निकलना भी चाहती हैं। तो वो निकलते समय क्या होता है, बबल्स का फॉर्मेशन हो जाता है वेन्स में, यानी ब्लड कैपिलरीज में, समझिएगा, ब्लड कैपिलरीज में वो गैसेस जाके ऑक्यूपाई की, जब वो जंप किए प्रेशर ज़्यादा होने के कारण फॉर द मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी। एक साथ में बोला मैंने, ठीक है ना, प्रेशर ज़्यादा होने के कारण तो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी जाके नाइट्रोजन गैस कहाँ भाई आपका ऑक्यूपाई हो गई, ब्लड कैपिलरीज में। अब वो जब बाहर आ रहे हैं तो वो सारी गैसेज एक साथ में निकलना चाह रही है। तो निकलते समय ओके, वो क्या होता है बेटा, वहाँ पे बबल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन होता है, बबल्स का फॉर्मेशन। तो वो कैपिलरीज जो हो जाती है वो ब्लॉक हो जाती है, वो एक साथ में निकल नहीं पाती है। तो उस ब्लॉकेज की वजह से, है ना, बबल्स का फॉर्मेशन होगा तो ऑब्वियसली ब्लॉक होने लगेंगी, ठीक है, एक साथ में गैसेज निकल नहीं पाती है। तो बड़ी तेज़ी से बॉडी में पेन क्रिएट होता है। अब वो जो पेन वाली जो डिजीज़ है, जो प्रॉब्लम आती है बॉडी को, उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, बेंड्स कहते हैं। व्हाट वी कॉल बेंड्स, ठीक। तो बेटा इसी को अवॉइड करने के लिए, ताकि बॉडी पेनफुल इफेक्ट ना, मतलब कि आपका वहाँ पे सफ़र करे, बॉडी पेन से सफ़र ना करने पाए, तो क्या होता है, जो टैंक होता है उसमें आपका जो सॉल्युबल गैस है, कौन से बेटा, हीलियम, उसका जो है वो आपका डाइल्यूट कर दिया जाता है, ताकि नाइट्रोजन गैस क्या हो, नाइट्रोजन गैस के बजाय हीलियम गैस चली जाए। और हीलियम का आपको पता है इसकी साइज़ भी छोटी होती है ना, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास भी इसका कम है, नाइट्रोजन के कंपैरिजन में बहुत कम है, और ये इनर्ट, नाइट्रोजन से तो ज़्यादा इनर्ट भी है, ठीक। तो क्या होगा फिर वहाँ पे वो आसानी से, जब हीलियम सॉल्युबल तो होगी, ऐसा नहीं कि हीलियम सॉल्युबल नहीं होगी, लेकिन वो साइज छोटी होने के कारण ब्लड कैपिलरीज से आसानी से वो निकल भी जाएगी, ठीक। तो वो पेनफुल इफेक्ट क्रिएट नहीं होगा। ये आपका पूरा एप्लीकेशन सेकंड है, लिखना इतना एग्जाम में है, लेकिन समझाया मैंने कैसा, है ना, मैंने कैसे आपको समझाया कि जब डीप सी डाइवर्स सी में जंप करते हैं, प्रेशर बढ़ता है, नाइट्रोजन गैस ज़्यादा सॉल्युबल हो जाती है, कहाँ पे, ब्लड कैपिलरीज में जाकर के वहाँ ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो क्या होता है, वो आपका, जब वो बाहर आते हैं तो वो गैसेस एक साथ में निकलना चाहती हैं, तो बबल्स का फॉर्मेशन हो जाता है ब्लड कैपिलरीज में, जिसकी वजह से वो एक साथ में निकल नहीं पाती है। तो क्या होता है, बॉडी में बड़ी तेज़ी के साथ पेन क्रिएट होता है। उस पेन वाली प्रॉब्लम को हम लोग क्या कहते हैं, बेंड्स कहते हैं, BENDS, बेंड्स कहते हैं। टू अवॉइड दिस पेनफुल इफेक्ट वी यूज़, है ना, हम लोग क्या डालते हैं, सॉल्युबल, है ना, ध्यान दो, हम लोग क्या डालते हैं, ध्यान दो, एक सेकंड, सॉरी, लेस सॉल्युबल हीलियम, है ना, ध्यान, लेस सॉल्युबल हीलियम उसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो हीलियम से डाइल्यूट कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, वो ब्रीदिंग गैस की तरीके से भी यहाँ पे देखो यूज्ड एज अ ब्रीदिंग गैस। तो आराम से क्या होता है, जो भी सॉल्युबल भी होती हैं वो आसानी से बाहर आ जाती हैं जब वो डीप सी डाइवर्स सी से बाहर आता है, ठीक है। होप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर सबको क्लियर हो गया हो तो एक बार यस लिखो, है ना, यस या ओके लिख करके कमेंट बॉक्स में बताओ। क्लियर, ठीक है, कुछ भी नहीं है बेटा, लेस सॉल्युबल, भाई वो ज़्यादा सॉल्युबल हो गई तो वो निकलने में प्रॉब्लम हो रही है, मॉलिक्यूलर वेट भी उसका ज़्यादा है, हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट भी कम है, छोटा है साइज़ में, ठीक है, और सॉल्युबिलिटी भी कम है क्योंकि ये इनर्ट उससे ज़्यादा है, तो इसलिए आपका क्या होगा, आसानी से निकल आएगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं थर्ड पे, है ना। अब ध्यान दो, एट हाई एल्टीट्यूड्स, ठीक, तो पहली चीज़ ध्यान दो, ये तो क्लाइंबर्स की बात हो रही है, ठीक है, हम ऐसे भी आपको बता देते हैं, ठीक है। जो लोग हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, है ना,
आपको पता है कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन आपका अर्थ पे यहाँ पे आपका जो है ज़्यादा है। जितना आप ग्राउंड पे रहते हो, जितना नीचे रहते हो, उतना बढ़िया अर्थ। अब नीचे के बाद अंडरग्राउंड मत चले जाना, ठीक है। अच्छा है, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होने लगता है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, समझिएगा, ठीक। तो जो लोग जो है बेटा ऊपर रहते हैं, है ना, ठीक है, बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट, ऊपर इन द सेंस बेटा एट हाई एल्टीट्यूड, पहाड़ों वगैरह पे, ठीक है। तो ध्यान दो, बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, है ना, क्या होता है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक। तो रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है, वो इतनी आसान, मतलब कहने का मतलब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन उतना प्रॉपर ना मिलने की वजह से वो सफ़र करने लगते हैं एक डिजीज़ से। उस डिजीज़ का नाम क्या है बेटा, एनॉक्सिया। उस डिजीज़ का नाम क्या है, एनॉक्सिया। और एनॉक्सिया क्या करता है ना, बड़ी तेज़ी से थकान प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। ये जो डिजीज़ है जिसको हम एनॉक्सिया कहते हैं, इससे थकान आती है, यानी टायर्डनेस आ जाता है। और क्या आता है, थिंकिंग एबिलिटी बहुत कम हो जाती है, जीरो होने लगती है। तो ये सब प्रॉब्लम जो है आपका एनॉक्सिया के, अंडर द एनॉक्सिया इट विल कम, ठीक है। दीज प्रॉब्लम्स विल कम अंडर द एनॉक्सिया। क्लियर, सबको समझ में आया। एट हाई एल्टीट्यूड्स लो ब्लड ऑक्सीजन, देखो लिखा भी है, कॉजेज क्लाइंबर्स टू बिकम वीक एंड, है ना, देखो कमज़ोर भी बनाता है, एंड मेक देम अनेबल टू थिंक क्लियरली विच आर सिम्टम्स ऑफ अ कंडीशन विच इज़ नोन एज एनॉक्सिया, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट उसमें लिख दिया है, तो आराम से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 एप्लीकेशन मैंने लिखा है, इंपॉर्टेंट। बाकी और भी एप्लीकेशन, ऐसा नहीं कि यही आपका 3 ही है, ठीक है। जैसे आपका ऑक्सीजन है ना, ठीक है। तो ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन ऑक्सीजन अंदर जाता है, ठीक है। तो ब्लड, देखो सॉल्युबिलिटी जो है HB, हीमोग्लोबिन और HB, मतलब हीमोग्लोबिन जिसको HB आप रिप्रेजेंट करते हो, और O2, ये आपस में कंबाइन होते हैं तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। तो उस समय क्या होता है, प्रेशर हाई होता है, ठीक, तभी जा करके वो मिक्स हो गए। फिर उसके बाद क्या होता है, बाहर जब आपका जैसे ही हीमोग्लोबिन ब्लड सेल्स तक पहुंचा देता है आपका ऑक्सीजन को, तो वहाँ से फिर क्या होता है, अलग भी होना रहता है ना। तो अलग होते समय क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है। तो यहाँ पे भी एक आपका जो है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन देयर इज अ मेजर रोल ऑफ हेनरीज लॉ, ठीक। तो और भी सारे एप्लीकेशन है, तो मैं कुछ आपको ये 3 इंपॉर्टेंट बताया है। प्लीज़ इन तीनों को आप लोग लिख लीजिएगा, डेफिनेटली इतने से ही एग्जाम में आएगा। आप 3 लिख करके आ जाओगे, 100% मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट है बेटा लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। ऐसा नहीं है कि हेनरीज लॉ हमेशा काम ही करेगा, ठीक है, इसकी कमियां भी हैं, ठीक है। क्या है लिमिटेशंस, ध्यान दो। लिमिटेशंस में सबसे पहला, ये कब वर्क करता है, तो हेनरीज लॉ ये तभी वर्क करेगा जब ये कंडीशंस होंगी, है ना। इन तीनों कंडीशन को मैं आपको पढ़ देता हूँ, ठीक है। वैसे मैं डायरेक्टली बता देता हूँ या पढ़ भी देता हूँ, ठीक है। प्रेशर ऑफ द गैस इज नॉट टू हाई एंड टेम्परेचर इज नॉट टू लो। ध्यान दो, इसकी ये कंडीशन है। प्रेशर आपने बहुत हाई कर दिया तब पर भी सॉल्युबिलिटी, फिर क्या हो जाएगा, प्रेशर बहुत हाई करोगे तो वही आपका रेट ऑफ इनकमिंग और आउटगोइंग क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो फिर वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक। तो एक मॉडरेट लेवल का होना चाहिए, ठीक है। और ध्यान दो, टेम्परेचर बहुत अगर लो हो गया, है ना, टेम्परेचर बहुत लो हो गया, फिर भी ये आपके सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेगा। तो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, वो टेम्परेचर बहुत लो नहीं होना चाहिए, ठीक है, एग्जैक्टली। तो बहुत लो होने पे आपका क्या हो सकता है, लिक्विड में आ जाएगा, फिर रिएक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करेगा, तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर बहुत लो नहीं होना चाहिए और प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। चलिए आगे, द गैस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंजेस। ध्यान दो, अगर केमिकल चेंज में अगर चला जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, तब तो वो गैस लिक्विड से रिएक्ट करने लगेगी, तब तो सॉल्युबिलिटी की बात ही खत्म होगी कि गैस कितनी आपका हुआ, है ना। तो गैस किसी केमिकल रिएक्शन में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो प्रॉपर्टीज़ पूरी पूरी डिफरेंट हो जाएगी, है ना। और ध्यान दो, द गैस शुड नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ द सोल्यूशन, है ना, ठीक है। तो मतलब कहने का एसोसिएशन मतलब कि कंबाइन होना, और डिसोसिएशन का मतलब हो गया, ध्यान दो, द गैस शुड नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन द सोल्यूशन। सोल्यूशन में मतलब वो ना ही ब्रेक होगी ना ही एसोसिएट होगी एक दूसरे से मिक्स। जैसे CO2 अगर डिजॉल्व हो रही है, ठीक है, जैसे कोल्ड ड्रिंक में अगर CO2 डिजॉल्व हो रही है तो CO2 एक दूसरे से इंटरेक्ट भी नहीं करने वाली है, ठीक। तो मतलब उनका एसोसिएशन भी होगा, और ना ही CO2 अपने जो है कंपोनेंट्स में जैसे कार्बन और ऑक्सीजन में टूटने वाला है। तो ना ही एसोसिएशन होगा, ना ही डिसोसिएशन होगा, ना ही वो गैस रिएक्टिव होगी यानी केमिकल रिएक्शन भी नहीं होगा, ना ही उसका प्रेशर बहुत हाई होगा, ना ही टेम्परेचर बहुत लो होगा। तो इतनी सारी कंडीशन रहेगी तभी ये हेनरी लॉ फॉलो होने वाला है, ठीक। तो बेटा प्लीज़ नोट इट डाउन, हमने आपको एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ में क्या पढ़ाया, 3 एप्लीकेशन पढ़ाए, लिमिटेशंस पढ़ाए। प्लीज़ नोट कर लीजिएगा सारे बच्चे, ठीक है।
ऑल ऑफ यू नोट इट डाउन, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, ठीक है, वेपर प्रेशर। अब हम चल रहे हैं अगले टॉपिक की तरफ, वो हमारा है वेपर प्रेशर एंड विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहीं पे राउल्ट्स लॉ वगैरह भी आने वाला है। ठीक है, और अब धीरे धीरे आपकी ये जो केमिस्ट्री है और इंटरेस्टिंग होने जा रही है। ठीक, बिल्कुल। नेक्स्ट टॉपिक प्लीज राइट डाउन एवरीवन, वेपर प्रेशर। पहले हम वेपर प्रेशर पढ़ाएंगे, तब राउल्ट्स लॉ की तरफ मूव करेंगे। वेपर प्रेशर, ठीक ठीक है, ध्यान देना। वेपर प्रेशर अब हम पढ़ाने वाले हैं आपको। वेपर प्रेशर में क्या पढ़ना है, पहले तो डेफिनेशन की बात करेंगे। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशंस। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, ध्यान दो। लिक्विड फेज और वेपर फेज क्या हो जाए, जब एक दूसरे के डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाए, ये है इक्विलिब्रियम। ठीक, तो इन पे हम बात करने वाले हैं, ध्यान देना। तो आप लिख लेना एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, है ना, या एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर अंडर हाँ इक्विलिब्रियम कंडीशंस, ठीक है ना। प्रेशर exerted by vapor particles, है ना, ऑन द वॉल ऑफ, या ओवर द लिक्विड सरफेस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही चलेगा। ठीक है, ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, एक सेकेंड, कंटेनर is known as vapor pressure। ठीक, ये डेफिनेशन बच्चों लिख लीजिएगा, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशंस। ये दोनों ध्यान दीजिएगा, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशंस। ठीक, इक्विलिब्रियम का मतलब बताया ना, लिक्विड और वेपर फेज जब आपस में बराबर हो जाए। ठीक है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट भी ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल जानो, वेपर पार्टिकल्स के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, दो चीजें ध्यान देना, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन और एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक, तो ये चीज आपको है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर तो इफेक्ट डालेगा ही। ठीक, तो ये आपका वेपर प्रेशर हो जाएगा। नोट कर लिया सारे बच्चों ने। अब आप लोग डालिएगा, और कुछ इसमें बहुत नहीं पढ़ना है। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। आज देखो लिख करके लाया था ना, समय बचा बच्चों, है ना, हम लोग टाइम सेव किया आज। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है ना, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सबसे पहला फैक्टर बेटा, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। एंड नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इंक्लूड्स, इसमें क्या आता है ध्यान दो, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स आता है। क्या आता है बच्चों, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स आता है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट में। वेपर प्रेशर क्लियर हुआ, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशंस। ध्यान दो, इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने बताया ना, लिक्विड फेज है ना, और वेपर फेज दोनों क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक, वेपर प्रेशर इधर आपका लिक्विड। ध्यान दो, पहले क्या होगा, टेम्परेचर आप धीरे धीरे देते हो ना, तो क्या होता है, पार्टिकल्स धीरे धीरे आपका जो है बाहर निकलना स्टार्ट करते हैं, तो वेपर पार्टिकल्स धीरे धीरे बनेंगे। तो जब लगभग बराबर में आ जाते हैं, उसी कंडीशन की बात की जा रही है ना। ठीक है, तो ध्यान दो, आपका प्रेशर exerted by vapor particles at constant temperature under equilibrium conditions is known as vapor pressure। हमने देखा फैक्टर्स अफेक्टिंग में बात करने वाले हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ध्यान दो, आप खुद सोचो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना कमजोर होगा, वेपर पार्टिकल्स उतने ज्यादा बनेंगे, उतनी जल्दी इक्विलिब्रियम आएगा, उतना ज्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट होगा।
ठीक, तो क्या हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर, एक में ही रहेगा भैया, क्या लिख दे रहा हूं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। वीपी समझ जाओगे ना, वेपर प्रेशर, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना ज़्यादा अच्छा होगा उसका वेपर प्रेशर उतना कम होगा। एल्कोहल वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसका अच्छा है, वाटर का, तो वाटर के वेपर प्रेशर क्या होंगे, वाटर का वेपर प्रेशर एल्कोहल के कंपैरिजन में एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होगा, लो होगा। ठीक, ये चीज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेकंड है टेम्परेचर। ठीक, टेम्परेचर की बात करते हैं, दो ही फैक्टर बात करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स भागेंगे दूर दूर, और पार्टिकल्स अगर दूर दूर गए तो क्या हुआ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब वीक हो गया, वेपर प्रेशर बढ़ गया। ठीक, तो आप लिख लो टेम्परेचर को, आजकल हम टेम्परेचर लिखने लगे हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है ना, यानी जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक, हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों, ये दो फैक्टर। देखो प्रेशर हम इसमें नहीं ला रहे, प्रेशर क्या करेगा, प्रेशर अगर आप बहुत बढ़ाओगे ऊपर से, ठीक है, तो फिर तो आपका वेपर निकल ही नहीं पाएगा, है ना, यानी पार्टिकल्स लिक्विडिफाई होने लगेंगे, तो ये अपोजिट वर्क करेगा। ठीक है, तो दो फैक्टर आप लो, एक नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, एक टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की। ठीक, नोट हो गया बच्चों, गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट या पॉज करके नोट कर लिया करो। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, ठीक, एक इंपॉर्टेंट चीज अब आपको बताने वाले हैं। ठीक है, वेपर प्रेशर, है ना, एक क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि हुज वेपर प्रेशर विल बी हाई आइदर ऑफ सोल्यूशन और प्योर सॉल्वेट। ठीक, तो ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या है, हुज, हाँ वेपर प्रेशर लिख दे रहा हूं, वेपर प्रेशर, हुज वेपर प्रेशर will be high, है ना, either of solution और प्योर सॉल्वेंट। आंसर बताइए, प्योर सॉल्वेंट, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, प्योर सॉल्वेंट। ये हमारा क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए बताइए, किसका वेपर प्रेशर हाई होगा, बताओ भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आंसर आ रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चों के। अब आपसे ध्यान दो, ठीक है, ठीक है, देखो सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन का मतलब हो गया सॉल्वेंट और सॉलिड सोल्यूट दोनों होंगे। ठीक है, नॉन वोलेटाइल की बात हम कर रहे हैं। ठीक, और आपका हम क्योंकि यहाँ पे सॉलिड की बात कर रहे हैं, ठीक है, सोल्यूट, और ध्यान दो, और प्योर सॉल्वेंट का मतलब केवल लिक्विड होगा। ठीक, तो मैं प्योर, ध्यान दो, दोनों की मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो एक फिगर यहाँ पे बनेगा, वो फिगर आपका मैं पहले बनाता हूँ, ठीक है, ताकि समझाने में मज़ा आ जाएगा। ठीक, तो ध्यान दो, एक ऐसे बना लो फिगर। ठीक है, आपको ये फिगर बनाना है। ठीक है, चलिए ठीक है, डिब्बा बना ही दे रहा है। ठीक है, चलिए ये है। ठीक है, ये है बच्चों। ठीक है,
ठीक, एक फिगर ये बन गया, नीचे लिख लो फिगर है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये है किसका फिगर बेटा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का है। और दूसरा मैं लिख रहा हूं एक और डिब्बा आपका, एक और डिब्बा मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। एक और डिब्बा मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है ना, बिल्कुल। यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों? बन गया, वेरी गुड। अब यहां पे मैंने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट भी डाल दिया, ठीक। ये है आपका सॉल्वेंट, ध्यान दो, और ये है वेपर प्रेशर, ठीक। ये क्या है? वेपर्स, है ना, या ऐसे लिखो वेपर पार्टिकल्स, पार्टिकल्स, और ये भी आपका जो है वेपर पार्टिकल्स है, ठीक। अब यहां पे क्या है? ये है आपका सॉल्वेंट, ठीक। सॉल्वेंट तो ये भी है, ये भी सॉल्वेंट है, ठीक। बट ये क्या है आपके? ये जो आपको नजर आ रहे हैं नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, ठीक है। ये बेटा नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है, ये वेपर पार्टिकल्स है, ये सॉल्वेंट है। तो यहां नीचे लिख लो फिगर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। प्लीज आप फिगर को ड्रॉ कर लो, ठीक है, ड्रॉ कर लीजिएगा, या ऐसे ही जो है आपका पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। हाँ, बस मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूं, ठीक है। ओके ओके बच्चों, फिगर ड्रॉ हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, ये आपका है। आप देख सकते हो, ऐसे ही समझ में आ रहा होगा कि ज़्यादा वेपर पार्टिकल्स कहाँ दिख रहे हैं? ज़्यादा वेपर पार्टिकल्स दिख रहे हैं सॉल्वेंट में, और कम वेपर पार्टिकल्स कहाँ दिख रहे हैं? सॉल्यूशन में। उसका भी रीज़न है, ठीक है, उसी को मैं अभी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। पहले आप ड्रॉ कर लो, कुछ और देख वो कर लो, ऐसा भी नहीं कि बहुत लो, बट हाँ इससे कम होंगे। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई, आप नोट के फॉर्म में लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। यहाँ लिख लो ऐसे ही पॉइंट करके, है ना, ऑलवेज, ऑलवेज। मैंने क्वेश्चन पूछा था ना कि हुज वेपर प्रेशर विल बी हाई, तो आपका आंसर मिल चुका है इस फिगर से। क्या मिला है भैया? ऑलवेज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन किससे बताओ भाई? ऑलवेज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन, आप बोल सकते हो, सॉल्यूशन। ये चीज तो क्लियर हो गई। अब यहां पे फंस रही है बात, ऐसा क्या है सर, रीजन क्या है, ठीक है। तो वो समझ में आ रहा है कि यहां पे सोल्यूट आपका है नहीं, और वहां पे सोल्यूट है, वो भी कौन सा सोल्यूट है? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। नॉन वोलाटाइल सोल्यूट का मतलब क्या हो गया? ये सॉलिड, मतलब ध्यान दो, मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन पढ़ाया था। क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन में क्या बताया था कि जब सोल्यूट आपका या तो लिक्विड हो या तो गैस हो तो वो वोलाटाइल होता है, और अगर सोल्यूट आपका सॉलिड हो जाए तो वो सोल्यूशन क्या कहलाता है? नॉन वोलाटाइल। तो नाउ सॉलिड सोल्यूट इज एडेड, दैट इज वाई वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। दैट इज वाई वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। हुज वेपर प्रेशर? सोल्यूशन वेपर प्रेशर, सोल्यूशंस वेपर प्रेशर, ठीक है। अब हम चल रहे हैं, इससे आगे बढ़ते हैं, वो स्टेटमेंट मैं लिखूंगा। अब मैं वो स्टेटमेंट बच्चों लिखने चल रहा हूं जिसकी आप लोगों को सख्त जरूरत है ना, ठीक है। अब वो स्टेटमेंट हम लोग लिख लेते हैं। Please write down everyone. Always, always vapor pressure, always vapor pressure, pressure of, always vapor pressure of प्योर, प्योर, प्योर का मतलब होता है, प्योर का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब एक ही चीज से जो मिलकर के बना हो, है ना, ठीक है। जैसे तो कहते नहीं प्योर दूध, है ना, तो आपका ऑलवेज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन सोल्यूशन, सोल्यूशन, ठीक।
तो प्योर का मतलब ही होता है बच्चों की मतलब जिसमें कुछ भी मिलावट ना हो, है ना। जैसे दूध की बात करें तो दूध कहते हैं नहीं हमको प्योर दूध चाहिए, तो वो प्योर दूध का मतलब क्या हुआ, प्योर मिल्क का मतलब क्या हुआ कि पानी की मिलावट ना हो। तो पहले तो प्योर दूध मिलता था, है ना, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि दूध में जो है लोग पानी मिलाने लगे। ऐसा है ना, आप लोग भी जो है दूध लेते होंगे, दूध में पानी मिलाने लगे। और आजकल जो है जैसे से हम लोग बदल रहे हैं, अभी उल्टा हो गया है, अभी पानी रखते हैं उसमें दूध मिलाते हैं। तो सोचो कितना डाइल्यूट करते जा रहे हैं, क्या देना चाहते हैं भगवान जाने, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि प्योर चीज़ें तो रही नहीं, बट केमिस्ट्री में अभी भी कुछ चीज़ें प्योर है, तो हम उन प्योर चीज़ों पे बात कर रहे हैं। तो ऑलवेज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन सोल्यूशन, लिखिएगा विच इज बिकॉज ऑफ which is because in solution, which is because in solution some of non volatile solutes, ये सोल्यूट लिख लो, ठीक है। सम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड into the solvent, due to which some of surface area of solvent due to some of surface area of solvent occupied by non volatile solutes, that is why less number of solvent molecules are available for vaporization. That is why less number of molecules are available for vaporization compared to pure solvent. Thus vapor pressure of solution is lesser than vapor pressure of solution is lesser than vapor pressure of pure solvent. ये पूरी मैंने लैंग्वेज उतार दी है बच्चों, पूरी लैंग्वेज उतार दी, इसको छाप दोगे ना पूरा नंबर मिल जाएगा। हाँ जी, ठीक है, देखिएगा ऑलवेज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन सॉल्यूशन, विच इज बिकॉज ऑफ, है ना, या विच इज बिकॉज, वो ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि इन सॉल्यूशन सम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड, है ना, कुछ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मतलब सॉलिड सोल्यूट ऐड किया जा रहा है। तो क्या होगा, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अगर आप ऐड करते हो किसमें, सॉल्वेंट में, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि कुछ सरफेस एरिया, सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सॉल्वेंट इज ऑक्युपाइड बाय नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स कर लो, ठीक है, या सोल्यूट भी लिख करके छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं, पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स। दैट इज वाई लेस नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर अवेलेबल फॉर वेपराइजेशन, ओके, कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। तो ओवरऑल क्या निकल के आया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। ये तो मैंने लैंग्वेज देख के समझाया, वैसे भी प्रैक्टिकली सोचो पहले, ठीक है। जैसे क्या हुआ कि एक तरफ आपका सोल्यूशन है, सोल्यूशन में क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, और एक तरफ आपका सॉल्वेंट है और उसमें कुछ भी नहीं ऐड है, ठीक।
तो भाई जो सोल्यूट आप सॉलिड ऐड कर रहे हो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सरफेस एरिया जो है ऑक्यूपाई तो करेगा ना भाई, चाहे रिएक्ट करके चाहे जैसे भी करके आपका कर रहा है ना भाई, आप ऐड कर रहे हो ना उसमें, सॉल्युबल तो हो रहा है ना। तो अब ध्यान दो, कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट उसमें कुछ ऐड ही नहीं है, उसमें सारे के सारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है और सारे के सारे रेडी हैं जाने के लिए, है ना, पूरी पूरी बारात रेडी है सॉल्वेंट से। और यहाँ पे क्या है, इसमें क्या है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, है ना, और वो क्या कर रहे हैं, वो डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, वो आपका नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लेस नंबर, यानी आपके जो है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जो वेपराइज होने वाले हैं उनका नंबर कम हो जाता है, क्योंकि सरफेस एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया जाता है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के द्वारा, जिसकी वजह से ओवरऑल वेपर प्रेशर क्या हो जाता है सोल्यूशन का, कम हो जाता है। किसके कंपैरिजन में बेटा, प्योर सॉल्वेंट के। ठीक, तो प्लीज बच्चों इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, पेन कॉपी के साथ बैठिए, मैं बार बार बोलता हूं नोट कर लीजिएगा, क्लास की मेरी आदत है, ठीक है, बट मैं समझ सकता हूं आप लोग आराम से बाद में भी नोट कर सकते हैं। अच्छा, नोट्स मिलता भी है, साथ में कर रहे हैं, बेस्ट है। अब एक चीज और बताऊंगा, उसके बाद ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। वेपर प्रेशर नॉट राउल्ट्स लॉ एंड ऑल। अभी राउल्ट्स लॉ पढ़ना है वोलाटाइल के लिए, नॉन वोलाटाइल के लिए, तो बहुत बड़ा चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्वेश्चंस भी हम लगवाएंगे। ठीक, समझ में भी आ रहा है, ये टॉपिक क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है। लिखिएगा सब लोग, वेपर प्रेशर, लेट करिएगा, लेट वेपर प्रेशर एक नया टर्म यहां पे हम एक्सप्लेन कर देते हैं। लेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू पी नॉट। ठीक, लेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्या है भैया, पी नॉट है। आगे लिखिएगा, एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इसको लिखिए पीएस। ठीक, तो मैं आपसे पूछूंगा बेटा पी नॉट क्या है, तो आप बताओगे सर ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। बेटा ये पीएस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक, अब मैं आपसे बात करूं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना कम है, किसका ज्यादा है बताओ। अब यहां से आप ये आपको पता है कि ऑलवेज, क्या पता है, ऑलवेज पी नॉट इज ग्रेटर देन पीएस, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक, तो अगर हमें डिफरेंस निकालना हो, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालना हो, यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना लो है निकालना हो, तो क्या करोगे, आप लिखिएगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, कितनी लोअरिंग आ रही है बोलो, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, आप बोलोगे ज्यादा माइनस कम, यही तो, ज्यादा माइनस कम यानी पी नॉट माइनस पीएस। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी डिफरेंस कितने का आ रहा है, कितने की कमी आ रही है, तो आप कैसे निकालोगे, पी नॉट माइनस पीएस। दिस विल बी द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आपको लिखने को आ जाए व्हाट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी अगर वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से माइनस कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकल के आ जाएगा। एक टर्म और यहां पे यूज करते हैं जो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा भी और बड़ी भयंकर तरीके से पढ़ाऊंगा, है ना। भयंकर का मतलब कुछ नया मिलेगा, है ना, जितना भी ज्यादा आपका हो सकता है, जितनी ज्यादा चीजें आपको मैं दे पाऊंगा 100% देने का प्रयास करूंगा। ठीक, तो ध्यान दो, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अभी हम बात कर रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक, इन वेपर प्रेशर, देखो रिलेटिव वर्ड अगर कभी दिख जाए तो ये कहीं ना कहीं रेशियो की बात करता है ना, रेशियो की बात। तो ध्यान दो, इसको आप हेडिंग डाल दो, एक काम करो, रिलेटिव इन लोअरिंग वेपर प्रेशर, इसको ऐसे हेडिंग के फॉर्म में डाल दो, लिखिएगा रेशियो ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर solvent is known as RLVP। समझ जाओगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक, ध्यान दो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये अब देखो कैसे आप लिख सकते हो, यानी RLVP इज इक्वल टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी पी नॉट माइनस पीएस अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्या है, पी नॉट है। तो ये एक रिलेशन आपको नजर आया, और ये कहां प्रूफ करूंगा मैं, ये मैं आपको बकायदा प्रूफ करूंगा, कहां पे, वहां पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, यहां पे नहीं आपका प्रूफ करना है। बस मैंने एक टर्म आपको वेपर प्रेशर में बता दिया, ये टर्म है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर।
ठीक, तो क्लियर हो गया बच्चों। हमने वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का पी नॉट माना, वेपर प्रेशर सोल्यूशन का पीएस माना, और वेपर प्रेशर आपको पता है प्योर सॉल्वेंट का सोल्यूशन से ग्रेटर होता है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या निकल के आएगा, पी नॉट माइनस पीएस, यानी कितने की कमी आ रही है। ठीक है, उसके बाद रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रेशियो ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये कैसे आ रहा है ये मैं बताऊंगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, जब आपको आरएलवीपी अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक, तो ये तो शॉर्ट नोट में मैंने लिखवा दिया। ठीक, और ध्यान दो, अगर ये रेशियो है किसका, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी पी नॉट माइनस पी एस एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट यानी पी नॉट, तो आरएलवीपी जो कस टू क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले लो या आगे बढ़ जाओ। तो ये रहा आज की क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल लेंगे। ठीक है, बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल्स लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। होप एवरीबडी इज एंजॉयड सो लॉट एंड each and everything, it was very very interesting what we have studied, हेनरीज लॉ। क्या था हेनरी लॉ में, याद है ना, 3 एप्लीकेशन जल्दी जल्दी मैंने आपको बताया था ना। ठीक है, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। हाँ, अभी मैं जल्दी से रिकैप कर दिया था क्या। ठीक है, हेनरी लॉ में सबसे पहला एप्लीकेशन क्या था, बोटल्स आर सील्ड अंडर द हाई प्रेशर फॉर द मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड कोल्ड ड्रिंक में ज्यादा सॉल्युबल करने के लिए उसको अंडर हाई प्रेशर सील करना पड़ेगा। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। अब हम आगे बात करते हैं। दूसरा एप्लीकेशन हम लोगों ने पढ़ा कि जो डीप सी डाइवर्स होते हैं वो जजम करते हैं सी में, तो प्रेशर बढ़ता है जिसकी वजह से नाइट्रोजन गैस ज़्यादा डिजॉल्व हो जाती है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी होता है, सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा। तो उसके बाद हमने थर्ड पे, हाँ ठीक है, तो फिर वो जब बाहर आते हैं वो अचानक सा जो है पूरी गैस एक साथ में निकलना चाहता है, तो वहाँ पे बबल्स का फॉर्मेशन होता है ब्लड कैपिलरीज में, कैपिलरीज ब्लॉक होने लगती हैं, जिसकी वजह से बड़ी तेजी से बॉडी में पेन क्रिएट होता है। और वो क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, सभी को याद है ना, बिल्कुल बहुत तेजी से पेन क्रिएट करता है, उसी को कहते हैं बैंड। ठीक, बैंड ना होने पाए यानी आपका ये प्रॉब्लम ना आने पाए, हीलियम लेस सॉल्युबल गैस उसमें जो है उस डाइल्यूट कर दिया जाता है ऑक्सीजन टैंक में, ताकि जो है वो अगर बाय द वे जा भी रहा है तो उसका मॉलिक्यूलर भी वेट लो है, बाहर आने पे आसानी से वो गैस बाहर आ जाएंगी। ठीक है, जब डीप सी डाइवर्स अंदर जाएंगे तो वो डिजॉल्व होंगी, स्लाइटली सॉल्युबल होंगी, बट बाहर आएंगे तो आ जाए। नेक्स्ट, पीपल दोज हु आर लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड, वो सफ़र करते हैं एनॉक्सिया प्रॉब्लम से। क्यों, क्योंकि ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑक्सीजन वो प्रॉब्लम आती है उनको रेस्पिरेशन के समय, और वो थिंकिंग एबिलिटी, टायर्डनेस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। हमने पढ़ा लिमिटेशन, इसकी तीन आपकी लिमिटेशन है, प्रेशर बहुत हाई नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर लो नहीं होना चाहिए, गैसेस सॉल्युबल नहीं होनी चाहिए, एसोसिएट नहीं होना चाहिए, डिसोसिएट नहीं होना चाहिए, है ना। सॉल्युबल तो गैसेस होंगी बट एसोसिएट और डिसोसिएट नहीं होगा, और एक मैंने कहा था ये केमिकली रिएक्टिव नहीं होगा। फिर हम लोगों ने पढ़ा वेपर प्रेशर क्रिएट प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर पार्टिकल्स ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज वेपर प्रेशर। हमने पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और हमने लास्ट में क्या देखा, ये आपका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का हमेशा ग्रेटर होता है सोल्यूशन से, क्योंकि सोल्यूशन में नॉन वोलाटाइल क्या करते हैं, आपका सरफेस एरिया ऑक्युपाई करते हैं, जिसकी वजह से लेस नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं, किसके लिए, वेपराइजेशन के लिए। तो ये कुछ हमने इंपॉर्टेंट पढ़ा, और सारी चीज़ आपको रिवाइज करना है। होप सबको तैयार हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच डियर चिल्ड्रेन, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।